तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे यूरोडॉक के, और बेसिकली वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम लोग देख रहे थे, है ना। और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कुछ इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले थे डेट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, और तुम्हारा मैच आ गया था। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हम लोग देखते हैं। देखो इस पे क्वेश्चंस वगैरह ना, स्प्रिंग अगर तुम एक बार अच्छे तरीके से समझ लो तो स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी दूसरे चैप्टर्स में भी यूज होते हैं। इनफैक्ट आरबीडी वगैरह भी पढ़ते हैं तो मैकेनिकल सिस्टम तो दिखता है कि हाँ इसमें यूज होता है। कहीं कहीं पे तुम्हें कैपेसिटर में भी यूज हो जाता है, जो कि 12th के चैप्टर में है ना। तो एक बार इसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसे होता है, और फिर इसका पोटेंशियल एनर्जी वगैरह भी चीज़ें होता है, वो भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो समझना इसको। स्प्रिंग फोर्स हमें पता है क्या होता है ना। कभी भी अगर हम लोग किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो खींचने के लिए हमें क्या करना होता है, फोर्स लगाना होता है। एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगता है। तो लेट्स से कि इस जगह पे ये एक स्प्रिंग था और ये नेचुरल लेंथ पे था, और मैंने क्या किया, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना स्टार्ट किया। इस लोकेशन पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना स्टार्ट किया और इसको धीरे धीरे करके मैंने खींचा, और ये खिंचाएगा, और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ कि इसमें स्ट्रेच हो चुका है, ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो चुका है। और जब इक्विलिब्रियम आ चुका है तो उस समय ये जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, इक्वल हो जाएगा किसके बराबर, पीछे की डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो पूरे मोशन के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जब मैंने इसको इस तरफ से इस तरफ खींचा तो इस पूरे मोशन में जो स्प्रिंग फोर्स था वो किस डायरेक्शन में लग रहा था, पीछे की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। स्प्रिंग फोर्स वाज एक्टिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा था, पॉजिटिव डायरेक्शन में। फोर्स था नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट था पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, दोनों वेक्टर के बीच का, डेट विल बी 180 डिग्री। तो स्प्रिंग फोर्स ने क्या किया है, वर्क किया। बोलो समझ में आएगा। स्प्रिंग फोर्स ने क्या किया, वर्क किया, क्योंकि फोर्स लग रहा था और उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तो स्प्रिंग ने वर्क किया है। तो वर्क स्प्रिंग ने कितना किया, अगर मैं इसको एक्स अमाउंट से स्ट्रेच करूंगा तो वर्क का जो फार्मूला होता है डेट इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट डी एक्स। और हमें ये भी पता है कि वेरिएबल फोर्स है, तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैंने क्या किया कि स्ट्रेच किया एक्स अमाउंट से, और फिर स्ट्रेच करने के बाद मैंने इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया डी एक्स अमाउंट में। और इस डी एक्स अमाउंट के लिए मैं स्प्रिंग फोर्स को कांस्टेंट एज्यूम कर सकता हूँ, डेट स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स होगा। मैग्नीट्यूड में हमेशा देखना है हमें, डायरेक्शन हमें क्योंकि पता होता है। तो वैल्यू पुट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा के एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स, और साथ में आ जाएगा कॉस 180 डिग्री। तो लेट से कि मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। स्प्रिंग जो था इनिशियली पहले से ही स्ट्रेच था इसका, क्योंकि इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो मुझे पुट करना होगा। तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ स्प्रिंग पहले से स्ट्रेच था, और स्ट्रेच कितना था, x1 अमाउंट से स्ट्रेच था, और उसको मैं और ज़्यादा स्ट्रेच कर रहा हूँ। और स्ट्रेच करने के बाद कहाँ तक लेके गया, x2 अमाउंट तक, यहाँ तक स्ट्रेच किया x2 अमाउंट। तो x1 से x2 तक इसका लिमिट जाएगा, फ्रॉम x1 टू x2। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन से, और ये हो जाएगा x डी एक्स कॉस 180 माइनस x1 से x2। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस के
एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट फ्रॉम x1 to x2. So this is work, and work is equals to minus half k x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर. ये होगा वर्क का फॉर्मूला. लेट से कि ये पहले ही नेचुरल लेंथ पे था. इफ इनिशियली spring was at natural length. अगर ये नेचुरल लेंथ पे था तो x1 का वैल्यू कितना बोलना पड़ेगा मुझे? 0. x1 विल बी इक्वल्स टू 0 एंड x2 को मैं एक सिंपल x बोल देता हूँ. तो मेरा वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर. ये जो वर्क का फॉर्मूला निकला है इसे हमें याद रखना है, और इसका एक सिंपल तरीका है. जनरली तो इसको तुम याद रखोगे जनरल फॉर्मूले के लिए, लेकिन मैं बोलूँगा कि वर्क का फॉर्मूला तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हाफ के एक्स स्क्वायर याद रखना है. क्या याद रखेंगे? हाफ के एक्स स्क्वायर. और साइन क्या होगा फिर? और अगर x1 से x2 तक लेके गया तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी मैं फटाफट तुम्हें ट्रिक बताऊंगा. ठीक है, जिसके लिए तुम आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे. बस थोड़ा सा दिमाग लगाना आना चाहिए. जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना तो मैं मान के ही चलता हूँ कि तुम लोग के पास दिमाग है ना सभी के पास. तो लेट से ये जो था नेचुरल लेंथ था और ये ऑलरेडी एक्सटेंडेड था x1 लेंथ, और इसको मुझे एक्सटेंड करके x2 लेंथ तक लेकर के जाना है. तो मुझे बताना है कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कैसा होगा. सबसे पहले ये बताओ, अगर मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव. इतना तो समझ में आ गया कि नेगेटिव होगा. तो मैं हाँ एक सर. माइनस साइन लगा दूंगा यहाँ पे. ठीक है. दूसरा चीज कि मुझे इस जगह से इस जगह तक इसको स्ट्रेच करना है, तो इफेक्टिव लेंथ कितना हो गया? x2 माइनस ऑफ x1. तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इसको वर्क हाफ के x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर कराना पड़ेगा. माइनस में गलत है, तो ऐसा कभी नहीं करना. पहले ही बता देता हूँ, हमेशा नेचुरल लेंथ से हम लोग यूज करेंगे काम. तो अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे करना है तो कैसे करेंगे? अगर मैं इसको सिर्फ x1 लेंथ तक स्ट्रेच करता तो मुझे कितना वर्क करना पड़ता? माइनस हाफ हाफ के के x1 स्क्वायर. और अगर मुझे x2 लेंथ तक इसको कराना होता, जीरो से x2 लेंथ तक कराना होता तो कितना होता? माइनस हाफ के x2 स्क्वायर. x2 स्क्वायर. तो यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर मुझे इसको स्ट्रेच करना है तो इन दोनों का तो डिफरेंस ही होगा. हाँ सर. मैग्नीट्यूड में कौन बड़ा होगा? W2 बड़ा होगा और W1 छोटा होगा. तो मैं माइनस साइन लिख चुका हूँ. मुझे पता है कि अब अंदर जो लिखना है मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है. तो हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर ऐसा लिखेंगे. और इसको कॉमन ले लो तो देखो ये जो फॉर्मूला है एग्जैक्टली इसके जैसा है. दिख रहा है क्या? बोलो. तो एग्जाम्पल करते हैं. जैसे कि मान लो ये नेचुरल लेंथ है बराबर, और ये लेंथ है 2 सेंटीमीटर, और ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर. तो मैं पूछा गया अगर मैं ए से बी तक इसको लेकर के जाना चाहता हूँ, के का वैल्यू दे रखा है 4000. तो ए से अगर बी तक लेके जाना चाहता हूँ तो कितना वर्क डन होगा स्प्रिंग के कारण से? तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? कैसे करके लिखेंगे? इस जगह के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर लिख देंगे, हाफ के x1 स्क्वायर, और इस जगह के लिए हाफ के x2 स्क्वायर. हमें पता है कि अगर इस जगह से इस जगह तक लेके जाएंगे तो वर्क डन तो नेगेटिव होगा, और बड़ा मैग्नीट्यूड में ये है तो ये छोटा है. तो उसको मुझे इस तरीके से माइनस करना है कि ये पॉजिटिव आए, है ना. तो ये माइनस हाफ के कॉमन लेकर के बाहर निकाल लो.
हाफ के और x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर। अब वैल्यूज को पुट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 4 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, हमेशा मीटर में पुट करना होता है। आ जाएगा आंसर अब। हाँ सर। हाँ, अब सभी को इसी तरीके से करना। अच्छा, कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा कंप्रेशन के टाइम पे, चलो नीचे एक एग्जांपल में करते हैं कि ये एक स्प्रिंग था जो कि नेचुरल लेंथ पे था, और ये लोकेशन है ए और ये लोकेशन है बी। ये लेंथ है 2 सेंटीमीटर और ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो बताओ, अगर मैं ए से बी लेकर के जाऊंगा तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? सेम होगा सर। सबको करने दो, सबको सोचो अच्छे से। तो साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, फोर्स के बारे में देखो कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। जब मैं इसको कंप्रेस कर रहा था तो स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा था, इस लोकेशन की बात करते हैं। तो इस समय जब कंप्रेस हो रहा था ये, तो मैं जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, एक्सटर्नल एजेंट, और स्प्रिंग जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। अब बात समझ में आई? तो डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग फोर्स के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो फिर से कैसा होना है? वर्क नेगेटिव होना है। तो इसी चीज को हमेशा देखा करो, तुम फील करो स्प्रिंग खुद से एक्सपांड हो रहा है या फिर खुद से उस लोकेशन पे जा रहा है, या तुम्हें उस लोकेशन पे ले जाने की कोशिश करनी पड़ी। ले जाने की कोशिश करनी पड़ी मतलब एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ा, तुम्हें ताकत लगाना पड़ा। दैट मीन्स स्प्रिंग नेगेटिव वर्क कर रहा है। और अगर वो खुद से चला जाता तो मतलब स्प्रिंग पॉजिटिव वर्क करता। कुछ इस तरीके से तुम सोचो। तो या फिर इसको इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि इस लोकेशन पे जो होगा डेट विल बी हाफ के x1 स्क्वायर, और इस लोकेशन पे आ जाएगा हाफ के x2 स्क्वायर। और तुम्हें बस इतना सा डिटरमाइन करना है कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वर्क डन जो स्प्रिंग फोर्स के कारण से होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बस इतना सा डिसाइड करना है। अगर नेगेटिव होगा तो माइनस साइन लिख देना है, और बाकी इन दोनों का डिफरेंस ही तो लेना है मैग्नीट्यूड में। हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। चलो, अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तुम्हें उसको करना है। क्वेश्चन ऐसा है, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है और ये इसका नेचुरल लेंथ है। कुछ लोकेशंस दिए गए हैं। ए बी सी डी एंड ए। ये जो डिस्टेंस है ये x है, ये जो डिस्टेंस है ये 2x है, ये डिस्टेंस इस जगह से x है, और ये डिस्टेंस इस जगह से भी 2x है। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। अगर मैं इसे E से D लेकर के जा रहा हूँ, दूसरा D से C लेकर के जा रहा हूँ, तीसरा D से B लेकर के जा रहा हूँ, चौथा C से A लेकर के जा रहा हूँ, पांचवा B से E लेकर के जा रहा हूँ, या फिर
ए से डी लेकर के जा रहा हूँ। ये सारे सिंपल है, बिल्कुल टफ नहीं है। और एक लास्ट ले लो, ए से ई। सोचो, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा मैंने तरीका बताया उसी तरीके से करेंगे और इसका आंसर आराम से आ जाएगा। बस तुम्हें बस इतना सा सोचना है कि वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इतना सा बस तुम्हें अनुमान लगाना है। अगर तुमने ये पता कर लिया पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, उसके बाद तुम्हारे लिए काम काफ़ी आसान है। तो ये लोकेशन है ए बी सी डी एंड ई, और ये सारे डिस्टेंसेस दे रखे हैं x 2x, ये x एंड 2x। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस जगह पे वर्क वगैरह लिख रहा हूँ, है ना। कि डी लोकेशंस पे लेकर के जाऊंगा तो कितना वर्क होगा, तो इस जगह पे हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और इस जगह पे माइनस साइन के साथ नहीं लिखना है, और इस जगह पे हाफ के 2x का होल स्क्वायर। इस लोकेशन पे कुछ नहीं है, 0। 0। हाँ, इस लोकेशन पे हाफ के हाफ एक्स के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, और इस लोकेशन पे हाफ हाफ के के 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर। चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, हमेशा मैग्नीट्यूड में लिखो। अब पहला जो पूछा गया है, फर्स्ट वाले में पूछा गया ई से डी लेकर के जाना है मुझे, तो मैं अगर ई से डी लेकर के जा रहा हूँ, ई किधर है, इधर, ये रहा। तो ई से अगर मैं डी लेकर के गया तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव है या नेगेटिव? क्या स्प्रिंग खुद से जा रहा है? हाँ, खुद से जाना चाहता है, मतलब वर्क डन हाँ बाय सर। स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल बी पॉजिटिव तो होगा, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो पॉजिटिव मैंने प्लस लिख दिया है, और डिफरेंस में मुझे हमेशा मैग्नीट्यूड में लेना है। हाफ के 2x का होल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। बीच में ऐड मत कर लेना, हमेशा सब्ट्रैक्ट ही होगा, चाहे कोई सा भी पॉइंट हो, चाहे डी से ए से बी, कोई सा भी पॉइंट हो, हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। और प्लस माइनस साइन तुम खुद से डिसाइड करोगे। तो कितना आ जाएगा, ये प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 के एक्स स्क्वायर, और माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1/2। हाफ के 3x स्क्वायर। 2 माइनस 1/2 विच इज, बोलो, 2 माइनस 1/2 आया ना, कॉमन ले लिया तो ये 4 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2। हाँ सर, 3/2 3/2 के एक्स स्क्वायर। के एक्स स्क्वायर। तो ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकला, फर्स्ट वाला हमारा निकल गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा किस जगह से किस जगह तक है, डी से सी। तो ये तुम्हारा पॉइंट डी और ये पॉइंट सी। तो डी से अगर मैं सी तक लेके गया तो स्प्रिंग खुद ही जाना चाहता है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा स्प्रिंग फोर्स के कारण से। तो इसको मैं लिखूंगा प्लस, और इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 0। तो आंसर आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ सर। ये हो गया सेकेंड। अब थर्ड वाले का देखते हैं। थर्ड बी से, सॉरी डी से बी लेके जा रहा हूँ, तो डी से बी लेकर के जाएंगे तो स्प्रिंग खुद से जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है? खुद से आधे पार्ट के लिए जाना चाहता है, खुद से आधे पार्ट के लिए नहीं जाना चाहता है, हाँ सर। है ना। तो इसमें हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे कि आधा पार्ट जो होगा पॉजिटिव वर्क करेगा और आधा पार्ट नेगेटिव वर्क करेगा। डी से जो टोटल वर्क डन स्प्रिंग फोर्स होगा वो मैं वर्क डन डी से सी लिख सकता हूँ, प्लस वर्क डन सी से बी लिख सकता हूँ। तो ये जो वर्क डन मिलेगा मुझे वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव, विच विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये जो वर्क डन मिलेगा, क्योंकि कंप्रेस कर रहा है, तो ये वर्क डन नेगेटिव होगा, और वो कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 0। 0। तो उस लोकेशन से उसके अपोजिट, मतलब सिमिलरिटी पॉइंट, मतलब कि मिरर इमेज वाला लोकेशन पे अगर मैं लेके जाऊंगा तो हमेशा क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। थर्ड
हो गया फोर्थ। देखते हैं, फोर्थ है तुम्हारा सी से ए तक। तो ये सी से मैं ए तक लेके जा रहा हूँ, तो मुझे ले जाने की ज़रूरत पड़ रही है हर एक टाइम पे। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होगा नेगेटिव, माइनस पुट कर लो और दोनों का डिफरेंस ले लो, दिस माइनस दिस, तो हो जाएगा हाफ ए 2x का होल स्क्वायर माइनस 0, आंसर आ जाएगा माइनस 2kx स्क्वायर। फिफ्थ वाला देख लेते हैं, फिफ्थ कहाँ से कहाँ तक है, बी से ई तक, बी से ई, ये है बी और ये ई। इस जगह से अगर मैं इस जगह तक लेकर के जाऊंगा तो कुछ टाइम के लिए मुझे पॉजिटिव वर्क करना पड़ा और कुछ टाइम के लिए नेगेटिव वर्क करना पड़ा। तो वर्क डन जो टोटल होगा, या फिर तुम चाहो तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर का, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें x1 क्या है, इनिशियल लोकेशन, और x2 क्या है, फाइनल लोकेशन। तो दिस विल बी द इनिशियल लोकेशन जिसका डिस्प्लेसमेंट x में है, और ये हमारा फाइनल लोकेशन 2x में है। समझ में आ रहा है? या फिर स्प्रिंग फोर्स के लिए तुम इसको B से C तक लेके जाओ और C से E तक लेके जाओ। जब तुम बहुत बार करने लगोगे तुम्हें देख करके ही पता चलने लगेगा, आदत हो जाएगा करने का, फिर सोचना नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2kx स्क्वायर, आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 3/2 एक्स स्क्वायर, इसका जस्ट नेगेटिव वर्जन। अब देखो कौन सा है। हेलो। हाँ बोलो। नहीं, कुछ नहीं सर। नेक्स्ट है बी से ई कर लिया, ये वाला विच इज ए से डी। अब ए से डी लेकर के जाना है मुझे, मेरा ए से डी। तो ए से डी तक लेके जा रहे हैं तो पॉजिटिव वर्क जो है वो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, नेगेटिव वर्क मैग्नीट्यूड में कम है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, पहले यहाँ से यहाँ तक लेके जाओ, हाँ सर। पॉजिटिव वर्क विच इज 2kx स्क्वायर, और इस जगह से इस जगह तक लेकर के जाओ विच इज नेगेटिव वर्क माइनस हाफ के हाँ एक्स सर। स्क्वायर। आ जाएगा 3/2 के एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में। उसके बाद है ए से ई, तो मैं उसी लोकेशन पे जा रहा हूँ, मिरर इमेज वाले लोकेशन पे। तो ए से ई वाले में क्या हो जाएगा, 0। ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब जो हम लोग देख रहे हैं, वर्क डन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक मिनट होल्ड करो। वर्क डन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, जितने भी सारे वर्क हो रहे थे हम लोग ग्राउंड के फ्रेम से देख रहे थे, और ग्राउंड के फ्रेम को हम लोग क्या मानते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कि जो हमारा ऑब्जर्वर था वो स्टेशनरी था, वो मूव नहीं कर रहा था। तो हो सकता है कि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो किसी कार में बैठा हो या फिर किसी कार्ट में हो जो कि एक्सोलेट कर रहा हो आगे की डायरेक्शन में, और अगर वो एक्सोलेट करेगा तो उसके हिसाब से जो वर्क है वो हमारा चेंज हो सकता है। तो मैं इसमें कुछ पॉइंट बता देता हूँ। पहला चीज़ तो ये है कि जो हमारा फोर्स होता है वो फ्रेम के इंडिपेंडेंट होता है। फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। अगर तुम एक्सोलेटेड फ्रेम में हो या फिर तुम किसी और फ्रेम में हो, जितना टेंशन लग रहा है उतना ही लगेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। जितना फोर्स तुम एक्सर्ट कर रहे हो हर एक फ्रेम से तुम देखोगे तो उतना ही फोर्स एक्सर्ट करते हुए दिखेगा। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट जो है, वेलोसिटी जो है, दीज आर ऐसे क्वांटिटी है ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। सो डिस्प्लेसमेंट
velocity depends on frame of reference। तो जब वर्क की मैं बात करता हूं तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स इंडिपेंडेंट है एंड एक्स जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, तो वर्क हमारा कैसा क्वांटिटी बन गया जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। सो वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हर एक फ्रेम के रेफरेंस में देखेंगे तो अलग अलग हो सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये 10 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स लगाया गया F इज इक्वल्स टू लेट्स से 100, 50 ले लेता हूँ, नहीं रहने दो, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और 3 ऑब्जर्वर प्रेजेंट है। 3 ऑब्जर्वर कौन कौन से हैं? एक ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड पे है, और अच्छा हाँ, मैंने ये नहीं बोला है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड है कि नहीं है। इस जगह पे अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल दिया गया है, डेट मीन्स इट इंक्लूड्स बोथ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज वेल एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये दोनों चीज को इंक्लूड कर लिया। तो ऐसा मत समझना कि सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बात हो रहा है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा है जिसमें कि ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी है, रेस्ट पे है। ये दिस इज ऑब्जर्वर 1 एंड दिस ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट पोजीशन, जिसका एक्सेलरेशन 0 है एंड वेलोसिटी भी 0 है। ये एक दूसरा ऑब्जर्वर है जो कि ऐसे फ्रेम में है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की डायरेक्शन में जा रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी मैं जूम कर लेता हूँ, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, इसी कांस्टेंट वेलोसिटी, और लेकिन इसका एक्सेलरेशन 0 है। और तीसरा ऑब्जर्वर है जो कि ऐसे फ्रेम में है जो फ्रेम आगे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 एज्यूम कर लेते हैं और ये एक्सेलरेट कर रहा था, और लेट से एक्सेलरेशन इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ठीक है। तो ये टोटल 3 फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, और इन तीनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू ये ऑब्जर्वर जो है देख रहा है ब्लॉक को और फोर्स को देख रहा है, और ये तीनों ऑब्जर्वर अपने अपने रेस्पेक्ट में उस वर्क को निकालना चाहता है कि वर्क कितना होगा। तो अगर मैं ऑब्जर्वर 1 के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1, जो कि काफ़ी आसान है, अच्छा टाइम तो मैंने दिया ही नहीं, लेट्स से कि ये 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच का देखना चाहता है, 0 से 2 सेकेंड के बीच का देखना चाहता है। तो ऑब्जर्वर 1 के लिए क्या हो जाएगा, ज़्यादा भी ले सकते हैं तो कम ही रहने दो। तो ऑब्जर्वर 1 के लिए क्या होगा, ये जो ब्लॉक होगा वो उतना से ही एक्सलेट करते हुए नजर आएगा, और इसका एक्सलेशन होगा कितना, बेसिकली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये 2 सेकेंड में कुछ डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा। कितना डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू कितना है, 20 मीटर। तो ऑब्जर्वर 1 के रेस्पेक्ट में उसे ऐसा दिखा कि जो वर्क होगा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स जो लग रहा है उस पर 100 न्यूटन लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 20 मीटर हुआ विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1, और ये जो वर्क आया विच इज इक्वल्स टू 2000 जूल आया। तो ये ऑब्जर्वर 1 ऐसा बोलेगा। अब ऑब्जर्वर 2 के रेस्पेक्ट में देखते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर 2 कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये ब्लॉक तो मूव कर ही रहा है, ये एक्सलेट कर रहा है कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ये जो ब्लॉक है 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा, 20 मीटर का। लेकिन इधर अंदर जो ऑब्जर्वर है वो भी डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा,
2 सेकेंड में, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है कितना 5 है, तो 2 सेकेंड में ये कितना डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा, एस ओ इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 विच इज 10 मीटर। तो क्योंकि मैं विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2 निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2 क्या बोला जाएगा, वर्क डन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2 इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर। तो डिस्प्लेसमेंट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर कितना हो जाएगा, 20 माइनस ऑफ 10। 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू हाँ उसे 1000 जूल। और वर्क जो है देखो ऑब्जर्वर 1 के रेस्पेक्ट में ज़्यादा था और ऑब्जर्वर 2 के रेस्पेक्ट में कम हुआ, 100 जूल है, तो वर्क तो कम हुआ। तो इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है कि वर्क कम हुआ, तो ऐसा कैसे हो गया, फोर्स तो लग रहा था वही है, उसको फोर्स एनर्जी उतना ही एनर्जी इम्पार्ट करेगा, लेकिन ऑब्जर्वर 2 देख रहा तो वो बता रहा नहीं एनर्जी इतना इम्पार्ट कर रहा है वो। इससे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं, इससे ये कंक्लूड करेंगे कि ये जो वर्क निकला है ये ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में निकला है। दिस इज द वर्क डन बाय एफ ऑन द ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो अगर इतना उसने वर्क किया है तो वो सारा का सारा वर्क किस में किया होगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो अगर मैं इसको हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर करूंगा तो उधर से तुम वेलोसिटी निकाल लोगे, तो ये जो वेलोसिटी तुम निकालोगे, जो वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से हम लोग निकालेंगे, तो ये जो वेलोसिटी मुझे देगा, ये वेलोसिटी इज विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या है ये, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम लोग जब निकालेंगे तो हमारा इसी के बराबर आ जाएगा, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। इधर से जो वी नॉट आएगा वो v के बराबर नहीं होगा, v1 में बोल देता हूँ उसको, v1 के बराबर नहीं होगा, लेकिन हाँ v1 अगर मैं, क्योंकि ये v1 क्या है, v1 इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा, v1 प्लस ऑफ v ऑब्जर्वर इज इक्वल्स टू vb, और ये ऑब्जर्वर का कितना स्पीड है 5, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से जो vb आएगा विच इज v1 प्लस 5, ये इक्वल होगा इसके बराबर। मेरी बात समझ में आई क्या सबको, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सुनने में, दोबारा से एक बार देखना समझ में आएगा। आगे चलते हैं, ऑब्जर्वर थर्ड के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो ऑब्जर्वर थर्ड के रेस्पेक्ट में भी हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑब्जर्वर थर्ड जो है वो भी एक्सलरेट कर रहा है, कितने से एक्सलरेट कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ये 2 सेकेंड में कुछ डिस्प्लेसमेंट कर लेगा, कितना कर लेगा, हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, और ये 2 इंटू टाइम का स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू 4 मीटर। लेकिन जो ब्लॉक है वो 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, 20 मीटर का, और इस पे जो फोर्स लग रहा है अभी भी उतना ही लग रहा है। तो इसके रेस्पेक्ट में वर्क कितना हो जाएगा, वर्क विथ रेस्पेक्ट टू दिस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है 100, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इफेक्टिव 20 माइनस ऑफ 4, तो 20 माइनस 4 हो जाएगा 16, 16 इंटू 100 इतना आ जाएगा, एक ज़्यादा दे दिया। So this will be the amount of work done in that frame of reference। इसको कभी कभी वर्क डन बाय द सूडो फोर्स भी बोला जाता है। तो वर्क डन बाय सूडो फोर्स, अगर हम लोग सूडो फोर्स के कारण से वर्क निकाल लें तो भी हमारा काम बन जाएगा।
डन बाय सूडो फोर्स। क्योंकि सूडो फोर्स क्या होता है, वो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, क्योंकि वो ऑब्जर्वर खुद एक्सलेट कर रहा है ए से, तो इस पे सूडो फोर्स लगाएगा। वो सूडो फोर्स कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज 10, ए कितना हो जाएगा 10 और एक्सेलरेशन था 2, तो 20 न्यूटन का पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया है 20, तो वर्क डन बाय सूडो फोर्स कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 विच इज 400। तो आगे जो फोर्स वर्क कर रहा है नेट कितना हो जाएगा, दैट इज एफ फोर्स के कारण से वर्क डन विच इज 100 इंटू 20 माइनस ऑफ 400, तो कितना हो जाएगा ये 2000 माइनस ऑफ 400 इज इक्वल्स टू 1600 जूल। वही चीज़ है ये। तो वर्क डन बाय सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट इस जगह पे आ जाता है। फिर चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, और अब हम लोग देखेंगे दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी हम लोग इसमें एज्यूम करेंगे कि जो हमारा सूडो फोर्स है वो नहीं है, मतलब कि जनरली जो हम लोग देखते हैं हमेशा, वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हैं, ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हैं। हम लोग ग्राउंड से हमेशा देखेंगे। तो वर्क डन बाय इनर्शियल फोर्सेस वाली हम लोग कंसिडर करने जा रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, और इसमें अभी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, ओनली वर्क डन बाय इनर्शियल फोर्सेस, डन बाय इनर्शियल फोर्सेस। ठीक है, वर्क डन बाय इनर्शियल फोर्सेस। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि वर्क को अगर कोई भी एक सिस्टम है या फिर कोई एक ब्लॉक है या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस लग रहे हैं, एक F1 लग रहा है, एक F2 लग रहा है, एक F3 लग रहा है, किसी भी तरीके से कैसे भी करके लग रहा होगा, F1 F2 और F3। और इस जगह पे जो फोर्सेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। कौन कौन से फोर्सेस हो सकते हैं, एक तो कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, एक हो सकता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और एक हो सकता है सूडो फोर्स। तो इसके कारण से जो वर्क होता है इन सभी के समेशन के कारण से इज इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, अच्छा इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, दिस इज व्हाट डब्ल्यू ऑल इज इक्वल्स टू डेल्टा के। तो ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसे हम लोग को याद रखना है। क्या बोला जाएगा, वर्क डन बाय all the forces on any object is equals to the change in its kinetic energy, to the change in its kinetic energy. So this is basically work energy theorem. Generally हम लोग pseudo force नहीं लेते हैं, so if work done by pseudo force is 0, या फिर हमारा फ्रेम ऑफ जो रेफरेंस है वो ऑलवेज ग्राउंड है, और ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोग हमेशा देख रहे हैं, तो सूडो फोर्स के कारण से वर्क होगा 0। तो हमारे पास जो वर्क बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ दो बचेगा, एक कंजर्वेटिव फोर्स के कारण से और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण से, और वो होगा चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब तुम्हें समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स को मैंने थोड़ा भी पहले बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिसके कारण से वर्क पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स जिसके कारण से वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं मैं तुम्हें, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फ्रिक्शन कैसा है, हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करता है। और ग्रेविटी, ये कैसा फोर्स है,
कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों? क्योंकि किसी भी तरीके से तुम लेकर के जाओ, वर्क डन mgh ही होगा, वेयर h इज वर्टिकल हाइट, है ना। तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। आगे भी हम लोग इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, अभी बस मैंने एक छोटा सा चीज बताया कि हाँ, ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब होता है। तो इस इक्वेशन को ना याद रखो तो भी चलेगा, लेकिन इस इक्वेशन को हमेशा याद रखना, ये हर एक के लिए लगेगा। डब्ल्यू आर इज इक्वल्स टू डेल्टा के, हमेशा इसी को यूज करेंगे हम लोग। और क्या है, अब इसमें मैं क्या कर लेता हूँ कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण से जीरो कर लेता हूँ। लेट से कि इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं लग रहा है, मतलब जो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकता था या फिर सिस्टम से एनर्जी को विड्रॉ कर सकता था, वो अब वहां पे कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है। तो वर्क डन बाय सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के ही होगा, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका कॉन्सेप्ट अभी तुम्हें नहीं पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसको मैं बस अभी जस्ट बता दे रहा हूँ। डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा थोड़ा तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, तुम्हें आता है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल, और ये माइनस साइन आ जाएगा। और इसका अगर वैल्यू मैं इस जगह पे पुट करूँ, यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस ऑफ यू फाइनल। ये जो इक्वेशन मेरे पास आया, इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। दिस इज मैकेनिकल कंजर्वेशन। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का समेशन को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। सो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के समेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो ये क्या चीज़ है, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, और ये क्या चीज़ है, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। तो सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट if there is no non-conservative forces acting on the system। घबराओ मत, ये जो पार्ट है इस जगह से हम लोग वापस से देखेंगे, इस जगह से हम लोग वापस से देखेंगे। मैं बस अभी के लिए बता दिया तुम्हें कि तुम लोग को अगर कोई भी एक छोटा मोटा क्वेश्चन दिखे तो घबराने की जरूरत नहीं है, सारा चीज़ भी पढ़ना बाकी है। तो बात आया वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसमें याद रखने वाली क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। पहला चीज़ तुम्हें इसे याद रखना है कि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है दैट इज समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा चीज़ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी होता है। और कंजर्वेटिव फोर्सेस तो मैं वापस से बाद में पढ़ाऊंगा, तो ये फॉर्मूला चाहो तो तुम याद रख सकते हो। और ये इक्वेशन तो तुम्हें याद ही रहेगा कि अगर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं लग रहे हैं तो ये मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इफ नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर acting on the system or only conservative forces are
acting then mechanical energy of the system remains constant. Or conserved. एनर्जी कंजर्वेशन बेसिकली हम लोग बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन सब पार्ट हो गया और एनर्जी कंजर्वेशन पूरा ओवरऑल पार्ट हो गया। तो अगर हम लोग देखना चाहें कि किस तरीके से ये चीज़ आता है, तो जो भी फोर्स होगा किसी भी ब्लॉक पे वो लगेगा आगे की डायरेक्शन में, और ये जो फोर्स है वो क्या कराएगा, डिस्प्लेसमेंट कराएगा, है ना। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं इस फोर्सेस का वैल्यू को कांस्टेंट बोल सकता हूँ। तो क्या बोला जा सकता है कि वर्क जो करेगा इस पे टोटल, वो लिखा जाता है कैसे, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स लिखा जा सकता है, या फिर जो छोटा सा वर्क होगा डी डब्ल्यू उसे एफ डॉट डी एक्स लिखा जा सकता है। और जो फॉर्मूला होता है हमारा, जितने सारे फोर्सेस लगे उसके कारण से एक्सेलरेशन आएगा, उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन होगा। तो क्या लिखा जा सकता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, और इसको मास से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर और ये हो जाएगा एम यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m a इंटू एस, और पूरे क्वेश्चन को फिर से हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा दिस थिंग एम ए इंटू एस। तो ये जो है हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज व्हाट, दिस इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल, एंड दिस इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, एंड मास इनटू एक्सेलरेशन, ये क्या है हमारा फोर्स, और क्योंकि तुम्हारा एक्सेलरेशन रिजल्टेंट है तो फोर्स भी क्या मिलेगा, रिजल्टेंट या फिर नेट फोर्स, एंड दिस एस इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो गया, वर्क, क्योंकि फोर्स तुम्हारा रिजल्टेंट है तो वर्क भी तुम्हारे हर एक के कारण से होना चाहिए, और इधर से क्या निकला, डेल्टा के, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी बोला जा सकता है। तो कांस्टेंट फोर्सेस पे लगे तो भी हमारा कुछ इसी तरीके से काम होगा, और वेरिएबल भी हो तो भी हमारा हो सकता है काम। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से रियल में तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन इसी जगह से बनते हैं। अच्छे अच्छे जो भी क्वेश्चन निकल के आएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से निकल के आएंगे, और आगे चलेंगे जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो उससे भी तुम्हारे क्वेश्चंस निकल करके आएंगे, नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्सेस, वो सब इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग ने जितना भी पढ़ा वो बेसिक्स था, सिंपल। तो चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और इस क्वेश्चन से हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं है, एक बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा है कि इस पे एक फोर्स लग रहा है, कितना, एफ इज इक्वल टू 100 न्यूटन का, और 10 kg का मास है। तो पूछा गया 2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा अगर ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, म्यू इज इक्वल टू 0, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो पूछा गया अगर ये 10 मीटर हम लोग ले लेते हैं, इफ द ब्लॉक डिस्प्लेसेस 10 मीटर देन फाइंड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन, तुम आराम से आंसर दे सकते हो, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है तुम्हें, गलत नहीं निकालना, आसान है।
और वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालना है तुम्हें आंसर। तो देखो, अगर ब्लॉक 10 मीटर डिस्प्लेस कर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितना होगा निकालना आसान है। हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे। तो वर्क कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अभी कैपिटल एफ फोर्स कर रहा है, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल। इनिशियल ये रेस्ट पे था तो जीरो कर दिया। लेट से कि अब ये 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है और इसके पास वेलोसिटी भी आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा इसके पास, हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क डन बाय फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तुम्हारा लग रहा है 100 और डिस्प्लेसमेंट कितना करा इसने, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है और उसी डायरेक्शन में किया है, इसलिए वर्क होगा पॉजिटिव। और मास वगैरह पुट कर लो इस जगह पे, मास का वैल्यू इतना है, वेलोसिटी स्क्वायर, और ये है 1000, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ 200 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड। इसको देखो हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। तुम बोलोगे सर इस तरीके से करो ज़्यादा आसान है, कौन सा तरीका, इसका एक्सोलेशन निकाल लो। एक्सोलेशन कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर लगा लो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। तो इधर से आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, और ये कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। आंसर तो दोनों तरीके से सेम ही आना है, वो तो मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ। ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम जैसा ही इक्वेशन आया, ये भी उसी के जैसा इक्वेशन आया, लेकिन फर्क ये है कि जब हम लोग अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो तुम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s नहीं लगा सकते। जरूरी थोड़ी ना फोर्स हमेशा कांस्टेंट मिले, वेरिएबल भी तो मिल सकता है, और वेरिएबल मिलेगा तो तुम्हें यही फॉर्मूला फिर अप्लाई करना पड़ेगा, डब्ल्यू एल इज इक्वल टू डेल्टा के। तो इसे लगाना सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि ये ब्लॉक है और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का एट एन एंगल ऑफ 37, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है दैट इज 0.5, और ये 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है। तो पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर इट हैज डिस्प्लेस्ड 10 मीटर। 10 मीटर अगर ये डिस्प्लेस कर देगा तो कितनी वेलोसिटी होगा, और इनिशियल ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ऐसा ऐसे कर रहे हैं करो। तो इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन वगैरह सब कुछ गिवन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, वही काम करेंगे। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, तो ये हो जाएगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और ये माइनस ऑफ जीरो। और इस पे दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, एक तो कैपिटल एफ वर्क करेगा और एक फ्रिक्शन वर्क करेगा। तो मुझे दोनों के कारण से वर्क निकाल करके पुट करना है। तो ये जो फोर्स वर्क करेगा वो कैसा होगा, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ जाएगा 80, इस डायरेक्शन में आ जाएगा 60, नीचे के डायरेक्शन में 100, और पीछे के डायरेक्शन में क्योंकि ये मूव कर रहा है तो पीछे के डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लगेगा कितना हो जाएगा, 5 इंटू नॉर्मल कितना है 40, तो 20 आ जाएगा फ्रिक्शन, है ना। तो ये डिस्प्लेस कितना किया है, 10 मीटर। अगर ये 10 मीटर डिस्प्लेस कर लेता है तो इस फोर्स के कारण से वर्क कितना हो जाएगा, 80 इंटू 10। समझ में आया क्या, और पॉजिटिव वर्क होगा। और फ्रिक्शन कैसा वर्क करेगा, नेगेटिव, क्योंकि ये पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे लग रहा है, हो रहा है, तो 180 नेगेटिव। तो माइनस ऑफ फ्रिक्शन का फोर्स दैट इज 20 और डिस्प्लेसमेंट बाय 10 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल विच इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ये लेना पड़ेगा मुझे, ये हो जाएगा 800 माइनस ऑफ 200 विच इज 600 इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट कर लो, ये हो जाएगा 12, तो वी इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ 120। समझ में आया सबको। तो कुछ इजी इजी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका हम लोग चाहे तो एक्सेलरेशन से भी निकाल करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दे रखा है
कि एक ब्लॉक है और इसका मास है m, और इस जगह पे एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अभी दो केस के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, एक फ्रिक्शन वाले के लिए और एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए। तो पूछा गया है कि अगर इस ब्लॉक को v वेलोसिटी दे दिया गया है तो फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन in the spring first if mu is equals to 0 and second if mu is equals to not equals to 0, और mu का वैल्यू mu दे रखा है सिर्फ। सॉल्व करो वेरिएबल्स में। तो इस जगह पे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसमें देखो फ्रिक्शन वाले पार्ट में मैं डिस्टेंस नहीं दिया हूँ, तो ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कुछ एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, डी एज्यूम कर एल, लेंगे, हाँ एल या डी एज्यूम कर लेंगे, उसके बाद फिर करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले वाले पार्ट के लिए अगर हमारा म्यू ज़ीरो है तो म्यू ज़ीरो है, तो इसका मतलब जब ये ब्लॉक इस जगह पे पहुंच जाएगा तो ये जस्ट इसको कंप्रेस करने वाला होगा। और लेट से कि ये कंप्रेस किया एक्स डिस्टेंस, तो ये तब तक कंप्रेस करते रहेगा जब तक कि इसकी वेलोसिटी ज़ीरो ना हो जाए, है कि नहीं? तभी तो मैं मैक्सिमम कंप्रेशन बोलूँगा। हाँ तो सर। इस समय इसकी वेलोसिटी हो गई ज़ीरो, लेकिन इस समय इसकी वेलोसिटी थी v। तो मैं अब इस जगह पे बोलूँगा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो अगर तुम इस लोकेशन से इस लोकेशन तक देखो तो सिर्फ एक ही फोर्स वर्क किया। कौन वर्क किया है? स्प्रिंग फोर्स, और कोई भी फोर्स वर्क किया ही नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल करूँगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो चुका है ज़ीरो, क्योंकि ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। और इनिशियल कितना था? माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। और स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क करेगा? पॉजिटिव वर्क करेगा या नेगेटिव? डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेगेटिव वर्क हुआ है। तो इसको मैं लिखूंगा माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल आउट, हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो एक्स डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वो आ जाएगा तुम्हारा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय के का रूट अंडर, विच इज इक्वल्स टू रूट अंडर एम बाय के इंटू वी। ठीक है क्या? ये आ गया। अब दूसरा हम लोग केस करने जा रहे हैं, केस 2, जिसमें कि म्यू गिवन है, जिसमें कि म्यू ज़ीरो नहीं है। सेकेंड केस। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए? बोलो क्या करेंगे? डी डिस्टेंस से इसको वी वेलोसिटी दे करके छोड़ दिया गया, एम मास का ब्लॉक, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट किया। क्या करना चाहिए इसमें? तुम देखो स्टूडेंट किस तरीके से सोचते हैं मैं वो बता रहा हूँ, दोनों तरीके से फिर करेंगे, हमारा आंसर आएगा। और ऐसा करते हैं कुछ वैल्यूज वगैरह ले लेते हैं तो हमें अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे, समझ में आएगा। तो मैं म्यू का वैल्यू ले लेता हूँ, डेट इज 0 पॉइंट, पहले मास ले लेता हूँ। मास ले लिया मैंने 5 kg, और म्यू का वैल्यू ले लिया मैंने 0.2, वेलोसिटी ले लिया मैंने लेट से 100 मीटर पर सेकेंड, 100 ज़्यादा हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, एनर्जी खत्म ना हो जाए। डी का वैल्यू मैं ले लेता हूँ, डेट इज डी का वैल्यू 5 मीटर ले लेता हूँ, हाफ एम
5 मीटर। कुछ इस टाइप का रैंडम वैल्यूज मैंने कुछ चूज कर लिया अपने हिसाब से, और के का वैल्यू ले लेता हूँ इस जगह पे 100 न्यूटन पर मीटर। रैंडम वैल्यू चूज करा है मैंने ताकि आसानी से हम लोग काम कर पाए। तो स्टूडेंट किस तरीके से करते हैं, वो पहले इस जगह का वेलोसिटी निकाल लेता है, बोलता है कि पहले मैं इस जगह का वेलोसिटी निकाल लेता हूँ कितना हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं W1 इज इक्वल टू डेल्टा के का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो यहाँ का ये वेलोसिटी निकालेगा। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन पीछे की डायरेक्शन में इसका रिटार्डेशन हो रहा होगा, तो फ्रिक्शन कितना लेगा, फोर्स विच इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10 न्यूटन। तो इसका रिटार्डेशन जो पीछे की डायरेक्शन में होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से होगा। तो अगर ये ब्लॉक डी डिस्टेंस चलता है, डी डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, अगर इतना डिस्टेंस चला तो इतना डिस्टेंस चलने के बाद अब इसके पास वेलोसिटी कितनी बचेगी निकाल सकते हैं। कैसे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इनिशियल कितना था, which was 20 is equals to 2 minus 2 into s which is 5। तो ये कितना आ जाएगा, v डैश का स्क्वायर माइनस ऑफ 400 is equals to माइनस ऑफ 20, इधर से v डैश का स्क्वायर आ जाएगा 400 माइनस 20 which is 380। और फिर अब इस जगह पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा, इस जगह से इस जगह तक के लिए, यहाँ अब इतना डिस्टेंस वो कंप्रेस करेगा। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क कौन कौन करेगा, एक फ्रिक्शन करेगा क्योंकि दो फोर्सेस अब लग रहे हैं, एक स्प्रिंग फोर्स और एक फ्रिक्शन, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ एनर्जी। तब तक ये कंप्रेस करते रहेगा जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। तो फाइनल तो जीरो होने वाला, इनिशियल कितना, हाफ ऑफ m v स्क्वायर, इनिशियल इतने था, तो वेलोसिटी का स्क्वायर डायरेक्टली मैं पुट कर लेता हूँ। और फ्रिक्शन के कारण से वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लगा 20 सॉरी 10 है फ्रिक्शन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x प्लस, और स्प्रिंग फोर्स भी नेगेटिव वर्क करेगा और फ्रिक्शन भी नेगेटिव वर्क करेगा, तो दोनों में माइनस साइन देना होगा। हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के का वैल्यू 100 लेता हूँ 100 एक्स स्क्वायर। तो इधर से मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा, डेट 50x स्क्वायर और प्लस ऑफ 10x, एंड इसको इस तरफ करा है तो ये माइनस ऑफ जो भी है 5 इंटू 380 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। इस जगह से सॉल्व करेंगे तो मेरे पास x निकल करके आएगा और वही आंसर होगा। तो बहुत बड़ा हो गया, एक प्रोसेस ये करना पड़ा, फिर एक प्रोसेस ये करना पड़ा, बहुत बड़ा इक्वेशन बन गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लगाएंगे। डायरेक्ट कैसे लगता है, सर टाइम हो गया। हाँ सर। तो आगे सभी तो देखो हम लोग अब इस जगह पे क्या करेंगे, पूरा इक्वेशन लगाएंगे, और ये जो काम करने जा रहे हैं इससे काफ़ी अच्छे अच्छे इक्वेशंस जो एस.सी. वर्मा में दिए गए हैं, रूडो में दिए गए हैं, बन जाते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा आसान पड़ता है। क्या करेंगे, इस जगह से इसको वेलोसिटी दिया गया है, कितना वेलोसिटी दिया गया है, डेट इज 20 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास 5 kg, ये डिस्टेंस दिया गया है डेट इज 5 मीटर, और मैं मान लेता हूँ कि ये कंप्रेस कर देगा x अमाउंट से, तो x अमाउंट से कंप्रेस कर दिया, तो मैं पूरे ड्यूरेशन के लिए W1 इज इक्वल्स टू डेल्टा के ही लगा रहा हूँ। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जब मैं पूरे ड्यूरेशन के लिए लगाऊंगा तो पूरे ड्यूरेशन में एक फ्रिक्शन भी वर्क करेगा और एक स्प्रिंग फोर्स भी वर्क करेगा, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल।
तो इस जगह पे इनिशियल था और इस जगह पे फाइनल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 0, इनिशियल कितना हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी 20 का स्क्वायर, और फ्रिक्शन जो है वो इस पूरे ड्यूरेशन में लगेगा। तो पूरे ड्यूरेशन में फ्रिक्शन लगेगा तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। फोर्स कितना लगा 10 न्यूटन, है ना, और फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन लगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना करा है 5 प्लस ऑफ एक्स किया है, और ये नेगेटिव वर्क है तो माइनस साइन मुझे आगे इंक्लूड करना पड़ेगा। और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ने सिर्फ इतने से पार्ट के लिए वर्क किया है तो मैं इतने से पार्ट का ही वर्क लिखूंगा, और वो नेगेटिव वर्क है तो माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर होगा, विच विल बी 100 एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एग्जैक्टली ऊपर वाला जो इक्वेशन बना है एग्जैक्टली उसके जैसा बना करके दे देगा। तो देखो इसको करके दिखाता हूँ मैं, इक्वेशन बस मैच करा रहा हूँ। तो ये माइनस ऑफ 50 आएगा और माइनस ऑफ 10x एंड माइनस 2 से जाएगा 50x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर है। तो 20 इंटू 20 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 बराबर कितना है ये 1000 बराबर। अब इसको तुम इस तरफ लेकर के जाओ तो अब देखो एग्जैक्टली एक माइनस साइन यहाँ पे लगेगा, माइनस साइन यहाँ पे है। अब इसको इस तरफ लेकर के आओ तो ये बन जाएगा -50x² माइनस 10x इज इक्वल्स टू ये माइनस ऑफ 950 आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन हम लोगों ने इधर बनाया है ये एग्जैक्टली सेम है। तो इक्वेशन अगर हमारा आ गया तो x का वैल्यू भी क्या आएगा सेम आएगा। तो हम लोग कितना कम स्टेप किए और कितने कम स्टेप में हमने x का वैल्यू निकाल दिया, और इस जगह पे कितना ज़्यादा लेंथी स्टेप करना पड़ा। तो इस तरह के क्वेश्चंस ढेर सारे आते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें बोला गया कि ये एक इस तरीके से वेज दिया गया है और ये फिक्स्ड है ना, और क्या किया गया एक स्प्रिंग था, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया गया, ठीक है, नेचुरल लेंथ से कंप्रेस कर दिया गया। नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस किया गया और मैं इधर लिख लेता हूँ, ये x अमाउंट से कंप्रेस्ड है, x इज इक्वल्स टू लेट्स से 0.1 मीटर, और जो k का वैल्यू दिया गया है डेट इज 200 न्यूटन पर मीटर। मास ऑफ द ब्लॉक इज गिवन 5 kg। तो पूछा गया ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो पूछा गया हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम ए इट विल गो ऑन द wedge, find the maximum distance of block from point A on the wedge। सॉल्व करो इसको। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसमें क्या करना पड़ेगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी वर्क ऑल इज W ऑल इज इक्वल्स टू डेल्टा के ही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, और लेट से कि वो मैक्सिमम इस जगह तक पहुंच पाता है, इस जगह तक पहुंच पाता है। तो इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है, नहीं दिया है तो हमेशा फ्रिक्शनलेस ही एज्यूम करेंगे। तो इस जगह पे है नेचुरल लेंथ, मैं इस लेंथ को एज्यूम कर लेता हूँ कि L है, और ये तो तुम्हें x दिया ही है। तो W ऑल इज इक्वल्स टू डेल्टा के। ये देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, SC वर्मा का क्वेश्चन, इससे भी ज़्यादा अभी डिफिकल्ट वाला मैं दूंगा नेक्स्ट क्लास से। इस क्लास में तो इतना ही लास्ट क्वेश्चन है।
तो वर्क कौन कौन करेगा, एक तो ग्रेविटी करेगा और दूसरा कौन सा करेगा, स्प्रिंग फोर्स करेगा, इज इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा के क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ध्यान से सोचो, ये अगर सिचुएशन इनिशियल वाला है और ये अगर सिचुएशन फाइनल वाला है, तो दोनों जगह पे ब्लॉक तो रेस्ट पे था, आया ना, दोनों जगह पे क्या है, ब्लॉक रेस्ट पे है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होने वाला है, जीरो। और वर्क जो करेगा ग्रेविटी, वो किस तरीके से करेगा, अभी हमें कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं पता है, तो मैं इस तरीके से निकाल रहा हूँ, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इस पे जो फोर्स लग रहा होगा पीछे के डायरेक्शन में, वो कितना लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा, और यही लगते रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना करा है, एक्स प्लस ऑफ एल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा टोटल एक्स प्लस ऑफ एल। लेकिन कैसा वर्क करेगा, ये नेगेटिव वर्क करेगा, पॉजिटिव नहीं करेगा। और दूसरा चीज, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बोल रहा हूँ, स्प्रिंग फोर्स, वो इतना सा ही वर्क कर पाएगा और वो पॉजिटिव वर्क करेगा, नेगेटिव नहीं। तो वो कितना आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, कितना सिंपल वे में आंसर आ रहा है। तो हाफ के का वैल्यू पुट करता हूँ, विच इज कितना लिया था, 100 लिया था, 200, और x का वैल्यू कितना लिया था, 0.1, इज इक्वल्स टू, इस वाले चीज को उस तरफ कर लेता हूँ, एम जी साइन, कितना मास है, 5 kg, तो 5g साइन, एंगल नहीं लिया यहाँ पे, 37 दे दो इसको, साइन 37, और x प्लस ऑफ एल, एक्स प्लस ऑफ एल, इसमें x का वैल्यू पता है, तो x का वैल्यू मैं बाद में पुट करूंगा, अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। और सारी चीज़ हो गई, हाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100, और इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 1 हो जाएगा। तो दिस 1 इज इक्वल्स टू 5g साइन 37, ये कितना हो जाएगा, 30, 30 और ये x प्लस 0.1, और ये आएगा 1/30 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 0.1। सो x इज इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/10, नेगेटिव आ गया, मतलब डेटा मैंने गलत ले लिया। इसमें कंप्रेशन और ज़्यादा देना था ताकि उसमें ज़्यादा एनर्जी आता और वो थोड़ा ज़्यादा दूर तक फेंक पाता, ठीक है। मैंने थोड़ा डेटा गलत लिया, डेटा इन द सेंस कि इस जगह पे जो कंप्रेशन है मैंने कम कराया, इसको ज़्यादा कंप्रेशन कराना था। और नेगेटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव का मतलब ये है कि वो नेचुरल लेंथ से ऊपर नहीं जा सकता है, वो थोड़ा ना थोड़ा कंप्रेशन में ही रह जाएगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 10 माइनस ऑफ 30 डिवाइड बाय 300 माइनस ऑफ 20 बाय 300, विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/15. 1/15। 100 से मल्टीप्लाई कर लो, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये तुम्हारा x है, तो x तो L बेसिकली ये होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए, L निकालना है मुझे। तो x नेगेटिव का क्या मतलब हो गया कि इस जगह से मैंने L लिया है, तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है और इस डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, तो ये कंप्रेशन में ही रहेगा और इलोंगेशन करके नेचुरल लेंथ से ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। तो क्वेश्चन ये भी सही है, कोई गलत नहीं है इसमें, लेकिन डिस्टेंस हम लोग कितना बोलेंगे इस जगह से, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने डिस्टेंस जो है ये वाला निकाला है L, और तुम्हें ये वाला पता है X, तुम्हें ये डिस्टेंस चाहिए क्योंकि तुमने A पॉइंट से डिस्टेंस मांगा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू x माइनस ऑफ L, और L को तुम मैग्नीट्यूड में पुट करो, ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/10,
15 कितना आ जाएगा 15 माइनस 10 विच इज 5 डिवाइड बाय 150। 1/30। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। तो जैसा कैलकुलेशन होगा उसके हिसाब से हम लोग आंसर दे सकते हैं। चलो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास से करेंगे और उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास से। और होमवर्क के लिए तुम लोग देख लो, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम है तुम लोग के पास होमवर्क करने के लिए। तो फ्रिक्शन कंप्लीट कर लेना, एनएलएम में अगर तुम्हें कुछ बचा हो तो वो भी कंप्लीट कर लेना, डीपीपी 2 कर लेना, नेक्स्ट डीपीपी कर लेना, फ्रिक्शन में जो भी हो कंप्लीट कर लेना, एंड एनएलएम में जो भी अब थोड़ी बहुत बचा हो उसे भी कंप्लीट कर लेना। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड हाँ, इसमें वर्क पावर एनर्जी भी कर लो, वर्क पावर एनर्जी का भी आप तुम क्वेश्चन कर सकते हो। तो वर्क पावर एनर्जी में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना, कंप्लीट नहीं, सेक्शन ए बी सी तक कर लेना, ए बी एंड सी तक, वर्क एनर्जी थ्योरम जहाँ तक होगा वहाँ तक कंप्लीट करना।